हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन पर। लास्ट लेक्चर में मैंने फैलेसीज ऑफ वीक इंडक्शन आपको बताए थे, जिसमें 6 फैलेसीज हमने कवर की थी। और आज हम करेंगे 4 और फैलेसीज जो कि इस ग्रुप में आती हैं। पहली फैलेसी देख लेते हैं बहुत जल्दी से। उसका नाम है बेगिंग द क्वेश्चन। इससे तो आपको कुछ आइडिया लग ही रहा होगा, यानी कि जो फैलेसी है वो हमारे आर्ग्यूमेंट में कुछ सवाल पूछते हुए दिखेगी आपको। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे एग्जाम्पल से, और 3 एग्जाम्पल्स से ये क्लियर होगा, क्योंकि बेगिंग द क्वेश्चन जो फैलेसी है उसके 3 प्रकार आप देखोगे। 3 टाइप से आप 3 तरीके के एग्जाम्पल से मैं बता पाऊंगा आपको कि क्यों और कैसे इसका नाम बेगिंग द क्वेश्चन है। और पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मर्डर इज़ मॉरली रॉन्ग। ये तो हमें पता ही है। दिस बीइंग द केस इट फॉलोज दैट अबॉर्शन इज़ रॉन्ग। अब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अगर आप देखो तो इसमें क्लियर पहला स्टेटमेंट बताता है कि मर्डर इज़ मॉरली रॉन्ग। ठीक है, ये हमें पता है। और इस पर्टिकुलर प्रेमाइस को आर्ग्यूअर ने ध्यान रखते हुए ये बोल दिया कि दिस बीइंग द केस दैट इट फॉलोज कि अबॉर्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। हमें पता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक सवाल पूछा जा रहा है, और उस सवाल का क्या मतलब है? वो सवाल ये कहता है कि क्या एबॉर्शन मर्डर हो सकता है क्या? ये थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है। बहुत से लोग इसे मर्डर मान सकते हैं और बहुत से लोग इसे मर्डर नहीं भी मान सकते, यानी मॉरली रॉन्ग भी मान सकते हैं या ये मॉरली रॉन्ग भी नहीं मान सकते। तो यहाँ पर एक प्रिजम्पशन है, एक एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि एबॉर्शन जो है वो मर्डर के इक्विवेलेंट है। आप समझ सकते हो कि इस तरीके का जो आर्ग्यूमेंट है, एक सवाल पूछ रहा है। एक हम अगर एज अ रीडर या लिसनर इस आर्ग्यूमेंट को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग प्रेमाइस है। हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं और उस एजम्पशन को आर्ग्यूअर ने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया कि हमें इसको मानना पड़ रहा है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप देखो कि एक शेकी प्रेमाइस, मिसिंग प्रेमाइस है। यहाँ पर जो प्रेमाइस मिसिंग है वो भी थोड़ा शेकी सा है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि अबॉर्शन मर्डर कब हुआ। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। मैं डायग्राम से भी इसको बता सकता हूँ। अब आप डायग्राम देख लो। यानी कि मेरा जो प्रेमाइस है यहाँ पर मिसिंग वाला, जिसको हम शेकी प्रेमाइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत रॉन्ग है, वो भी एक फॉल्स प्रेमाइस होगा और वो मिसिंग है। और ये जो मिसिंग प्रेमाइस है ये मुझे कंक्लूजन बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये इसका डायग्राम बनाया है मैंने। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलता है, कैपिटल पनिशमेंट इज जस्टिफाइड फॉर द क्राइम्स ऑफ मर्डर एंड किडनैपिंग। ठीक है, बिकॉज इट इज क्वाइट लेजिटिमेट एंड अप्रोप्रिएट फॉर समवन टू बी पुट टू डेथ हैविंग कमिटेड सच इनह्यूमन एक्ट्स। इसका क्या मतलब होता है कि कैपिटल पनिशमेंट्स बिल्कुल ही जस्टिफाइड क्राइम्स हैं अगर कोई मर्डर करता है या किडनैपिंग करता है। कैपिटल पनिशमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें हम इंसान की जान ले लेते हैं, जैसे फांसी पे लटका देते हैं या किसी तरह भी उसको डेथ पेनल्टी दे देते हैं। उस तरीके के क्राइम्स को हम बोलेंगे कैपिटल पनिशमेंट, और वो जस्टिफाइड क्राइम्स हैं। अगर आप किसी का मर्डर करते हो या किसी को किडनैप करते हो तो ये बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। लेकिन आप देखो रीज़न क्या दिया गया है। रीज़न दिया गया है कि बिकॉज इट इज़ क्वाइट लेजिटिमेट एंड अप्रोप्रिएट फॉर समवन टू बी पुट टू डेथ हैविंग कमिटेड सच इनह्यूमन एक्ट। इसका मतलब वही हुआ जो हमने पहले कहा। हमने यहाँ पर जस्टिफाइड का इस्तेमाल किया और उसके बाद रीज़न क्यों दिया? रीज़न ये दिया कि ये बहुत ही लेजिटिमेट बात है और बहुत ही अप्रोप्रिएट बात है कि इस तरीके का कोई क्राइम या इनह्यूमन एक्ट करता है तो उसको भी डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो एक सर्कुलर रीजनिंग हो रही है यहाँ पे। हमने दोबारा जो प्राइमाइस है उसी को वापस से स्टेट किया, बस थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट लैंग्वेज में। आई होप आप समझ रहे हो। स्लाइटली डिफरेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक इल्यूजन क्रिएट किया गया कि यही एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से हम अपना कंक्लूजन को माने। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट को भी फैलेशियस आर्ग्यूमेंट कहा जाएगा। यानी कि आपने कुछ नहीं किया, आपने प्रीमाइस बताया और प्रीमाइस बताने के बाद आपने उसको वापस से रीइंस्टेट कर दिया। ठीक है, एक तरीके की सर्कुलर रीजनिंग हो गई। और सर्कुलर रीजनिंग का एक बहुत ही बेटर एग्जांपल मैं ये तीसरा एग्जांपल आपको बताऊंगा, जिसमें थोड़े से और चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा
इसको हटा देता हूँ यहाँ से ताकि मैं आपको ये भी चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट दिखा सकूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। निरमा इज द बेस्ट वॉशिंग डिटर्जेंट, ये तो हमें पता ही है। ऑफ कोर्स इट लेदर्स विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर। दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज़ बेस्ट इनऑर्गेनिक फार्मूला, यानी कि इसकी वजह से ये है और इसकी वजह से ये है। अगर वो पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है, थोड़े से पानी में घुल जाता है, बहुत अच्छा झाग बना देता है, तो इसका मतलब इट फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज़ बेस्ट इनऑर्गेनिक, उसके अंदर जो फार्मूला है वो बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। ऑफ कोर्स दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज द बेस्ट डिटर्जेंट। बेस्ट इनऑर्गेनिक फार्मूला है इसीलिए वो बेस्ट डिटर्जेंट है। लेकिन शुरुआत भी तो हमने यहीं से की थी, हमने ये बोला कि निरमा इज़ द बेस्ट वॉशिंग डिटर्जेंट, और उसके बाद रीजंस यही देना शुरू की और लास्ट में वही रीज़न पे पहुंच गए। यानी कि यहाँ पर भी एक सर्कुलर रीजनिंग मिली आपको। सवाल ही अपना जवाब पूछ रहा था, बेगिंग द क्वेश्चन कर रहा था। यानी कि मैंने प्रीमाइस लिया और उसके बाद मैंने कुछ फिर और सर्कुलर अरेंजमेंट बनाए और फिर फाइनली उसी को स्टेट कर दिया। आप समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे हो रहा था। इसका लैटिन नेम है पेटिटो प्रिंसिपाई, यानी सर्कुलर रीजनिंग भी इसको बोल सकते हो आप। और शेकी प्रीमाइस वाली बात भी मैंने बताई और बेगिंग द क्वेश्चन वाली बात भी मैंने बताई। थोड़ी सी ट्रिकी होंगी ये सारी की सारी फैलेसीज। पहली फैलेसी थी बेगिंग द क्वेश्चन, दूसरी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हेयर इज द नेक्स्ट फैलेसी, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। और यहाँ पर आप एक बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो जिसका अगर मैं वर्णन करूँ तो आपके सामने ये होगा, हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग इन एग्जाम्स। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसका जवाब अगर आप हाँ देते हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपने चीटिंग करना बंद कर दिया है, इसका मतलब आप पहले कभी चीटिंग करते थे। और अगर आप इसका ना देते हो जवाब, सपोज करो नो बोल देते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी भी आप चीटिंग करते हो। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है या लीड करता है आपके माइंडसेट को। मैं प्ले कर रहा हूँ, एक तरीके से ट्रैप मैंने क्रिएट किया और आप उसमें फंस गए। यानी कि मैं ये बुलवाना चाह रहा था कि कभी आपने चीटिंग की है या नहीं। लेकिन यहाँ मैंने स्ट्रेटली आपसे नहीं पूछा है कि कभी आपने चीटिंग की है, मैंने तो इस तरीके का सवाल पूछा है जिससे आपको ये लग रहा होगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अकेले में एक फैलेसी नहीं होगी। जब आप रिस्पोंडेंट उसका जवाब दोगे उसके बाद ही वो एक आर्ग्यूमेंट बनेगा। आप समझ सकते हो, मैं इसको डायग्राम से समझाना चाहूँगा। देखो, यहाँ पर आर्ग्यूअर ने रीडर या लिसनर से एक सवाल पूछा और उसको ट्रैप किया, ट्रैप बाय कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और आपने रिस्पॉन्ड किया और मेरा कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट मुझे मिल गया। ठीक है, इस तरीके के आर्ग्यूमेंट जो बनेंगे फाइनली इसका जवाब देने के बाद वो फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आ जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन भी मैंने लिखा हुआ है, ये देखो आप। लीडिंग क्वेश्चंस, आप देखोगे कोर्ट रूम प्रोसीजर में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड होते हैं। यानी कि मैं अगर इस तरीके का कोई सवाल पूछता हूँ जिसमें सवाल में ही आपको सजेशन मिल रहा हो आंसर का, जैसे टेल अस दैट ऑन 10th August यू सॉ रमेश सेट फायर टू द शोरूम ऑफ महेश। ये एक लीडिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने रमेश से डायरेक्टली ये बुलवाने की कोशिश करी कि क्या तुमने उस रात को 10 अगस्त की रात को महेश के शोरूम में आग लगाते हुए देखा था। आई होप आप लीडिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। ये एक स्ट्रेट क्वेश्चन भी हो सकता था। यहाँ पे अगर मैं उससे ये पूछता कि तुमने उस रात क्या देखा, तो वो एक स्ट्रेट क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके का सवाल पूछूंगा तो वो लीडिंग क्वेश्चन होगा और ये वैलिड क्वेश्चन माना जाएगा। इसमें कोई लॉजिकली इनकरेक्शन नहीं है, यहाँ सब कुछ लॉजिकली वैलिड है। पर इस तरीके के सवाल में आप देखो तो लॉजिकल फैलेसी आ जाती है। यहाँ पर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स या इस तरीके के क्वेश्चन, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इलॉजिकल फैलेसी होगा। नेक्स्ट फैलेसी, सो हेयर इज द नेक्स्ट फैलेसी जिसका नाम है फॉल्स डाइकोटोमी। इसको हम आइदर और फैलेसी भी बोलते हैं या फॉल्स बाइफर्केशन भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि आर्ग्यूअर हमको दो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स देगा जो कि बहुत ही अनलाइकली होंगे। एग्जाम्पल से समझोगे आप। मैंने लिखा है आइदर यू बाय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स
और यू डोंट डिज़र्व टू बी कॉल्ड देशभक्त। यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि अगर मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स नहीं खरीदूंगा तो मैं देशभक्त नहीं कहलाऊंगा। और ये इसके कंक्लूजन में भी देखोगे आप दैट येस्टरडे यू बॉट एन एप्पल आईफोन, इट इज़ क्लियर दैट यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड देशभक्त। तुमने एप्पल आईफोन खरीद लिया इसलिए अब तुम देशभक्त नहीं कहलाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए थे। आप देख सकते हो ये एक अनलाइकली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इसके अलावा मुझे आर्ग्यूअर ने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यही ऑप्शंस है मेरे पास। यानी कि अगर मैं कोई सामान खरीदूंगा तो मुझे ध्यान रखना होगा कि वो मेड इन इंडिया हो। क्यों? क्योंकि अगर मैंने नहीं किया ऐसा तो मैं देशभक्त नहीं कहलाऊंगा। ये एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है, आप समझ सकते हो, लॉजिकली इररिलेवेंट है ये बात। हो सकता है कि मेरे देशभक्त होने पे इस मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स वाले क्लॉज का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट को आप अगर डायग्रामेटिकली देखना चाहो तो डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल होगा, बट यहाँ पर हम ये चीज़ क्लियर बता सकते हैं कि आर्ग्यूअर ने दो अनलाइकली इवेंट्स की बात करी, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, और ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बता दिए। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आई होप आप इस तरीके की फैलेसी को समझ सकते हो। इसको हम बोलते हैं फॉल्स डिकोटोमी। नेक्स्ट फैलेसी। सो हेयर इज द लास्ट एंड फाइनल फैलेसी इन आवर बकेट लिस्ट, जिसका नाम है सप्रेस्ड एविडेंस। इसमें आप देखोगे कि जो प्रिमाइस है वो एक ऑल्टरनेट कंक्लूजन बताएगा, पर वो प्रिमाइस आपको दिखेगा नहीं, यानी कि वो मिसिंग प्रिमाइस होगा। जैसे कि पेटिटो प्रिंसिपाई में भी था, बट वहाँ पर जो शेकी प्रिमाइस हमने देखा था वो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा था, यानी स्टेट करता था। पर यहाँ पर जो प्रिमाइस होगा वो आप प्रिज्यूम करोगे, और वो प्रिजम्पशन ये सप्रेस्ड एविडेंस बनेगा, यानी कि एक ऑल्टरनेट कंक्लूजन दिखाने की कोशिश करेगा। इसे आप समझोगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है दैट, ये मैं फिर से एक एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल लेके चलूँगा। यहाँ पर आपने देखा होगा, अक्सर आप रेस्टोरेंट में जाते होगे, दैट वहाँ लिखा होता है बाय अ KFC चिकन बकेट एंड हैव अ बैग ऑफ फन। अब हमें ये क्लियरली पता है कि जब हम चिकन बकेट खरीदेंगे तो हम चिकन बकेट तो खरीदेंगे, बट ये फ़न आएगा साथ में कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। हमें पता है कि ये जो खाना होता है ये बहुत फैटी होता है, और जो ऑयली या फैटी खाना आप खाओगे तो अनहेल्दी तो होगा ही होगा, तो फ़न में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक मिसिंग आर्ग्यूमेंट है, यहाँ एक आर्ग्यूमेंट है जो हमने मिस कर दिया। अगर वो यहाँ पर होता, यानी कि एक एविडेंस और होता, यहाँ पे लिखा होता कि किस तरीके का फ़न होता वो, तो हम समझ सकते थे इस बात को। थोड़ा और बेटर समझना हो तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है सेकंड एग्जांपल दैट बिफोर इंडिपेंडेंस ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वॉज स्लो एंड देयरफॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया विल बी स्लो। यानी कि आज़ादी से पहले हमारे भारत देश का जो ग्रोथ रेट था, यानी GDP बहुत कम था। हमें पता है अच्छी तरीके से कि उसके पीछे क्या कारण है, यानी कि एक सप्रेस्ड एविडेंस हमारे माइंड में है, हमने इसको प्रिज्यूम किया हुआ है। लेकिन यहाँ जो आर्ग्यूअर है उसने इसके बारे में नहीं सोचा, और वो एविडेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उसने क्या बोला, उसने बोला कि दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया विल बी स्लो। यानी कि आज़ादी से पहले अगर स्लो था तो आज़ादी के बाद भी स्लो होगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था ये तो हमें पता है ना। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थी, हमारे ख़जाने लूट लिए थे और हमारे लोगों को बेरोज़गार कर दिया था, और वो सिर्फ हम पर राज कर रहे थे। इस तरीके से उन्होंने हमारे इकनॉमी पर एक बहुत बड़ा होल बना दिया था, जिसकी वजह से हमारे देश का ग्रोथ रेट बहुत कम था। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में डेमोक्रेसी आई, और डेमोक्रेसी आने के बाद हमने बहुत से ऐसे इकोनॉमिक फ्रंट पे काम किए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बूम होना शुरू हो गई। थोड़ा फास्ट हमारा GDP हुआ और थोड़ा सा ग्रोथ रेट भी बढ़ गया। यानी कि एक एविडेंस छुपाया गया, और वो अगर वो एविडेंस यहाँ पर होता तो ऑल्टरनेट हमें मिलता एक कंक्लूजन। आई होप आप पेटिटो प्रिंसिपाई से इसको डिफर कर पा रहे हो। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है सप्रेस्ड एविडेंस, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैलेसी है इस बात को समझना, क्योंकि यहाँ पर आपको वो मिसिंग प्रोमाइस दिखेगा नहीं, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आई होप इस एग्जाम्पल से आप उस मिसिंग प्रोमाइस को इमेजिन कर पा रहे हो। चलिए डायग्राम फिर बना देता हूँ मैं बहुत तेज़ी से। यहाँ पर आर्ग्यूअर ने जो प्रेमाइसेस दिए हैं उसमें एक मिसिंग प्रेमाइस
ठीक है, यहाँ पर एक मिसिंग प्रीमाइस है, दैट कुड हैव एक्चुअली गिवन एन ऑल्टरनेट कंक्लूजन, बट इसी प्रीमाइस से कंक्लूजन को प्रूव कर दिया। यानी कि ये विचारधारा बनती लेकिन इसने ये विचारधारा बनाई। आई होप आपको ये चारों फैलेसीज समझ में आ गई हों। नेक्स्ट आपको फैलेसीज मिलेंगी, फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी, जिसमें हम एम्बीफोली और इक्विवोकेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है लॉजिकल रीजनिंग की, कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।